Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am Farhad Jan, psychologist, hypnotherapist as well as a trainer. It's gonna be my first lecture in this group and inshallah इसके बाद भी हमारे बहुत सी अच्छी डिस्कशन होंगी अच्छे टॉपिक्स पे. Topic of today's lecture is research. अगर हम लोग अपने साइकोलॉजी की फील्ड के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट्स मास्टर्स कर रहे हैं MS आगे PhD लेवल पे काम कर रहे हैं तो उनका रिसर्च के साथ बड़ा क्लोज जो है ना वो इंटरेक्शन होता है. सो बहुत से स्टूडेंट्स जब अर्ली फेज़ पे फॉर द फर्स्ट टाइम वो लोग रिसर्च करते हैं तो उनको बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस फेस करना पड़ती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो उनको डिफ़िकल्ट लगती हैं, उनके लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है. सो होप्स हो कि आज का ये लेक्चर उनको बेनिफिट देगा. आज के लेक्चर में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसमें डेफिनेशंस होंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए जाएंगे. Then we will discuss about some categories of the research. We'll also go for research methods, research methodologies. कौन से steps हैं, means procedural steps that we follow in research, and why to do research. You can say that what is the purpose of doing research. Okay. Then different research strategies को discuss किया जाएगा. Epidemiological studies क्या होती हैं and ethics क्या है research में. That is most important thing. Starting with the introduction, the term research, it is the combination of the word search and re. ठीक है. So when we use the terminology search, it means to find out something, to explore something, ठीक है, to dig out something. And when we use the term re or word re with the search, so it means कि हम लोग already existing जो काम है उसके बारे में new facts को, new truth को, new knowledge को हम लोग explore करेंगे. ठीक है. So research is an investigation or it is a process of the investigation that use scientific procedures by searching again and again to find out the truth. Okay. इसमें हम लोग ये करते हैं कि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई थ्योरी है, ठीक है, हम उस पर काम करते हैं. उसके अलावा ये भी होता है कि हमारे माइंड में कोई भी प्रॉब्लम आया है, हम लोगों ने किसी चीज़ को आइडेंटिफाई किया है, हमने ऑब्जर्व किया है, हम उस चीज़ को देखेंगे एंड देन हम लोग उसके बारे में सर्च आउट करेंगे. बट उस प्रॉब्लम का थ्योरेटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए. ठीक है. रिसर्च इज़ अ कंटिन्यूअल सर्च फॉर द ट्रुथ that use the systematic procedures, ठीक है, and it is persuasion of the truth with the help of different techniques, like you can go for study, you can investigate, you can do the experiments, you can do the observation, okay, and along with it आप comparison studies कर सकते हैं. ठीक है. आप के different type of researches हैं जो हम लोग coming इसमें WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1992 में रिसर्च को डिफाइन किया था that it is a quest for the knowledge through diligent search or investigation or experimentation which aimed at the discovery and the interpretation of new knowledge. Scientific method is a systematic body of the procedures and the techniques that is applied in carrying out investigation targeted at obtaining the new knowledge. इस पूरे डेफिनेशन का अगर हम लोग इसको समराइज़ करें सो विल कम टू नो कि रिसर्च वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं टू फाइंड आउट द न्यू ट्रूथ, टू फाइंड आउट द न्यू सॉल्यूशंस, टू गेन द इंफॉर्मेशन, टू गेन द नॉलेज थ्रू आवर इन्वेस्टिगेशंस, थ्रू एक्सपेरिमेंटेशंस, कि जिसमें हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हैं और हम लोग हमारा जो टारगेट सेट होता है हम लोग उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं. अब हमारा जो टारगेट है, व्हाट इज़ आवर टारगेट, जब हम लोग टाइटल सिलेक्ट करते हैं, अपना टॉपिक सिलेक्ट करते हैं तो एक्चुअली वही हमारा टारगेट बन जाता है. ठीक है. आज का ये लेक्चर हम लोग एक टिपिकल वे में नहीं कंटिन्यू करेंगे, जैसे आप मतलब आई थिंक आप इसको अगर पढ़ें, बुक से पढ़ें, आपको कहीं से भी चीज़ें समझ आ जाएंगी. ट्रांसलेशन नहीं हम लोग सिंपली करेंगे, बट आई विल गिव यू द लेक्चर दैट विल हेल्प यू टू वर्क इन योर प्रैक्टिकल फील्ड. ठीक है. रिसर्च जब हम लोग करने जाते हैं तो मैं स्टूडेंट्स को भी अपने माइंड में रख रही हूँ, ठीक है, जिन्होंने प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को करना है. अलॉन्ग विद इट हमारे पास थ्योरेटिकल बैकग्राउंड या एक थ्योरी का नॉलेज भी हमारे पास होना ज़रूरी है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हम लोग अगर प्रोसीजरल स्टेप्स पे जाएं, बाकी चीज़ें भी हम लोग साथ साथ डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे अगर हम लोग इसकी प्रैक्टिकलिटी की बात करें
सो हमें स्टेप्स पता होना चाहिए, जिन स्टेप्स को हम लोग वाइल डूइंग और वाइल कंडक्टिंग अ रिसर्च हम लोग फॉलो करते हैं। सबसे पहले आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट, इट डिपेंड्स अपॉन कि आप किस फील्ड में, किस एरिया में काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, लाइक इफ यू वांट टू वर्क इन द क्लिनिकल फील्ड, सो आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे विद द डिफरेंट पेशेंट्स विद डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर्स, लाइक डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है आपके पास, ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, सेक्सुअल डिसफंक्शन है, ड्रग एडिक्शन है, ठीक है, ये डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। आपने इनसे रेलेवेंट प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया एज योर फील्ड इज क्लिनिकल, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट व्हेन यू सिलेक्ट योर प्रॉब्लम, व्हेन यू हैव द क्वेश्चन, व्हेन यू हैव योर टाइटल, देन यू विल गो फॉर द लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है, आप अपने टॉपिक से रेलेवेंट एग्जिस्टिंग जो रिसर्च हुई होती है, इससे पहले जो उस पर काम हुआ होता है, आप उसको गो थ्रू करते हैं, ठीक है। उसमें आप डिफरेंट आर्टिकल्स को, डिफरेंट थीसिस को गो थ्रू करते हैं, ठीक है, जिससे आपको हेल्प मिलती है कि क्या रिलेशन स्टडी किया गया है, कौन सी चीज़ों को ऑलरेडी जो है जिन पे काम किया गया, क्या न्यू चीज़ें हो सकती हैं जिन पे काम किया जा सकता है। लिटरेचर रिव्यू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ योर रिसर्च। जितना आपका लिटरेचर रिव्यू स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी आपकी रिसर्च स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। और इसके अलावा जब हम लोग अपना जो लिटरेचर रिव्यू जब कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हमारे पास इतना अच्छा नॉलेज होता है कि हम अपनी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू एक तो आपको आपके टॉपिक से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देगा, सेकंड ये आपको हेल्प आउट करेगा आपकी राइटिंग में, ठीक है। आप रिसर्च कर लेते हैं, बट आपकी रिसर्च का फाइनल टच आपकी राइटिंग में होता है कि आप कितना अच्छा उसे लिखते हैं। सो लिटरेचर रिव्यू आपको वो चीज़ें भी, वो स्किल्स भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आफ्टर यू डू द योर लिटरेचर रिव्यू, देन यू गो टू प्लान अ रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। देयर आर डिफरेंट रिसर्च डिज़ाइंस, लाइक यू कैन गो फॉर द कोरिलेशनल स्टडीज़, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के आपके अगर हम लोग स्पेसिफिकली रिसर्च डिज़ाइंस की बात करें, तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ में ये होता है कि आप एक इंडिविजुअल पे फॉर द लॉन्ग टाइम आप उस पर काम करते हो, ठीक है। बट ये तो बहुत लेंथी जो रिसर्च होगी उस पर हो सकता है, बट हम लोग जो अपने एकेडमिक पर्पज़ के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए जो रिसर्च हम लोग करते हैं, वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, तो उसमें हम लोग क्रॉस सेक्शनल रिसर्च यूज़ करते हैं। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन जो होता है, उसमें ये होता है कि आप डिफरेंट इंडिविजुअल्स को एक स्पेसिफिक टाइम पे स्टडी करते हैं, ठीक है। लाइक इफ़ यू वांट टू स्टडी द यू कैन से स्लीप डिस्टर्बेंस among the effect of the sleep disturbance on the mental state of the university students, ठीक है। सो अब आप क्या करेंगे, आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का सैम्पल कलेक्ट करेंगे, उनको डिफरेंट आप जो है वो स्केल्स उन पे अप्लाई करेंगे ऑन द सेम टाइम पीरियड, ठीक है, एंड आप उस डाटा को कलेक्ट करेंगे एंड देन यू विल गो फॉर योर रिजल्ट्स। अब ये आपका क्या है, दिस इज़ योर क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन, कि आप डिफरेंट लोगों को एक टाइम पे अपनी स्टडी में इंक्लूड करें। बट अगर आप लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन यूज़ करेंगे, तो उसमें ये होता है कि आप एक इंडिविजुअल को फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम स्टडी करेंगे। लाइक इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू डू द वर्क विद अ डिप्रेसिव पेशेंट, तो आप एक डिप्रेशन के पेशेंट को यू कैन से 2015 में आपने स्टडी किया, देन यू आर स्टडिंग ऑन द सेम पेशेंट इन 2019, देन 2022 दिस, ठीक है। इस तरह से आप उसको एक इंडिविजुअल को डिफरेंट एजेस में, डिफरेंट टाइम पीरियड पे आप उसको स्टडी करते हैं। बट लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारी को बहुत लॉन्ग टाइम स्टडीज़ होती हैं, लाइक डिफरेंट मेडिकल रिसर्चेज होती हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ को फॉलो किया जाता है। दिस इज़ अबाउट द रिसर्च डिज़ाइन। You have identified the problem, you have your title, you have your topic of your research, then you go through the literature, you have done the step of the literature review. After that you done or you plan your research design. After research design, you have to find out, you have to select scales, you have to select the measures, ठीक है। मेजर्स क्या होते हैं, स्केल्स क्या होते हैं, वो टूल्स जिनके बेस पे आप डाटा कलेक्ट करते हैं, वो मैं इंशाल्लाह ये इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आई विल टेल यू कि वो आपने कैसे करना होता है, ठीक है। फिर आप अपना सैम्पल डिज़ाइन करते हैं कि आपके स्टडी में सैम्पल क्या होगा, प्रोटोकॉल्स लिखते हैं, आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या हाइपोथेसिस हैं, ठीक है, क्यों आप ये रिसर्च कर रहे हैं। उसके बाद आपका एथिकल कमेटी अप्रूवल होता है। एथिकल कमेटी अप्रूवल में आपने अपना रिसर्च प्रपोजल सबमिट करवाना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी जब वो अप्रूव हो जाती है, देन यू हैव योर पायलट स्टडी और योर मेन स्टडी, ठीक है। पायलट स्टडी होती है जो that can be the part of main study, but suppose you want to do the
स्टडी ऑन 300 पीपल, ठीक है। सो आप अपने स्किल्स को टेस्ट करने के लिए, अपने स्किल्स की रिलायबिलिटी उनको वैलिडेट करने के लिए आप कम सैम्पल पे, अबाउट 25% ऑफ योर टोटल सैम्पल आप पहले शॉर्ट स्टडी करते हैं, जिसको हम लोग पायलट स्टडी कहते हैं। उससे आपको पता चलता है कि वेदर यू विल गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स और नॉट, ठीक है। क्या जो स्केल्स आप यूज़ करना चाह रहे हैं, क्या वो आपकी कल्चर के लिए, आपकी पॉपुलेशन, आपके सैम्पल के लिए रिलायबल हैं, वैलिड हैं कि नहीं है, या आपको कोई और इसमें चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, कोई और मेजर्स यूज़ करने चाहिए। सो दिस इज़ पायलट स्टडी, एंड देन आफ्टर फाइंडिंग आउट द रिजल्ट्स ऑफ योर पायलट स्टडी यू गो फॉर द मेन स्टडी। आप वही पैटर्न फॉलो करते हो जो आपने पायलट स्टडी में किया होता है, बट मेन स्टडी में होता है कि आपका डाटा ज़्यादा कलेक्ट करना पड़ता है आपको, ठीक है। आफ्टर आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडी यू हैव टू एनालाइज द रिजल्ट्स, ठीक है। उसके बाद आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हो, इन विच यू यूज़ द सॉफ्टवेयर विच इज़ नेम्ड एज SPSS, ठीक है। एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद आप अपने डिस्कशन की तरफ जाते हो। जो आपने काम किया है और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काम था, आप उन दोनों को रिलेट करके डिस्कस करते हो कि आपको क्या चीज़ मिली, आपकी क्या न्यू फाइंडिंग्स हैं, जो पिछली रिसर्च है वो क्या कह रही है, ठीक है। देन एट द एंड यू हैव टू गिव द फुल फ्लेज रिपोर्ट, जिसको रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। एंड रिपोर्ट राइटिंग के बाद जो है वो पब्लिकेशन का स्टेप आता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है पब्लिकेशन, बिकॉज आपने काम कर लिया बट आपका काम कहीं पब्लिश नहीं हुआ, सो वो यूजलेस हो जाता है, ठीक है। सो प्रोसीजरल स्टेप्स कौन कौन से? यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यू हैव टू डू द लिटरेचर रिव्यू, प्लान योर रिसर्च डिज़ाइन, select the measures, select the tools, determine the sample, write the protocols, ethical committee approval, pilot study and the main study, presentation and the analysis of the results, hypothesis testing, generalization and the interpretation, report writing and the publication. Okay. आपका जो टॉपिक होता है या आपने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया होता है, उसमें डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। अब वो वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं? दैट कैन बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, जो मेन आपकी स्टडी में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द वन विच कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर, ठीक है, जिसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, जिसको रिसर्चर चेंज कर सकता है, ठीक है। बट द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द वन जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। इट इज़ स्पेसिफिक, ठीक है। और हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट चेक करते हैं, ठीक है। बेसिकली आप जब डिफरेंट स्टडीज़ करते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्टडीज़ हैं, वी टेक द एग्जांपल ऑफ द एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ठीक है। उसमें आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देख रहे होते हैं, ठीक है। अब कॉज क्या होता है आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और इफेक्ट क्या होता है आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। इसी तरह कुछ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आते हैं। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स वो होते हैं जो आपकी रिसर्च को, आपके रिसर्च के रिजल्ट्स को ख़राब कर सकते हैं, वहाँ पे उन वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। इसी तरह कंफाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स विच हैव सिमिलैरिटी विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ मिलते जुलते होंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लें, वॉचिंग द इफेक्ट ऑफ वॉचिंग वायलेंट मूवीज़ ऑन द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। सपोज दिस इज योर टॉपिक, यू वांट टू डू रिसर्च विद दिस, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? वॉचिंग वायलेंट मूवीज, ठीक है। अब और आपने इसका इफेक्ट किस पे चेक करना है? बिहेवियर पे, ठीक है। एग्रेसिव बिहेवियर, सपोज हम लोग एग्रेसिव बिहेवियर इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल बी वॉचिंग द वायलेंट मूवीज, ठीक है। अब आपके सैम्पल क्या हो गया? आपके चिल्ड्रन, ओके। एंड अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग उसको क्यों कह रहे हैं? वायलेंट मूवीज़ को, वॉचिंग वायलेंट मूवीज़ को क्यों हम लोगों ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल किए? बिकॉज हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। सपोज अगर हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, हम लोग उसमें एक कंट्रोल ग्रुप बनाएंगे, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम बच्चों को वायलेंट मूवीज़ दिखाएंगे, ठीक है। और दूसरा हमारा जो है कंट्रोल ग्रुप हो सकता है, हम वहाँ पे उनको नहीं दिखाएंगे। देन हम लोग उनके बिहेवियर को नोट करेंगे, ठीक है। अब बिहेवियर तो स्पेसिफिक रहेगा, बिहेवियर तो फिक्स रहेगा, ठीक है। तो वो अगर चेंज होगा भी तो वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से चेंज हो रहा है, ठीक है। एक तो ये चीज़ आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है। जैसे ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताई है कि आपको इजी हो आपके लिए अंडरस्टैंड करना, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं
रिसर्च मेथड्स की डिफरेंट रिसर्च मेथड्स यूज़ होते हैं। मेथड्स एक्चुअली उन टेक्निक्स को कहते हैं जो हमें हेल्प आउट करते हैं हमारे रिसर्च में, ठीक है। अब रिसर्च का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, आपने जैसे प्रोसीजरल स्टेप्स बताए हैं, सिमिलरली वैसे ही होगा कि आपने अपना टॉपिक सेलेक्ट किया, आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, देन यू गो फॉर द स्केल्स, आपका सारा कुछ हो गया, वो इनिशियल स्टेप्स जितने थे, ठीक है। फिर आप डाटा कलेक्शन करते हैं, अपने स्केल्स को अप्लाई करते हैं अपने सैम्पल पे, ठीक है, उन पे रेलेवेंट डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्शन के बाद आप उस डाटा को स्टेटिस्टिकली एनालाइज करते हैं थ्रू यूजिंग द सॉफ्टवेयर। मोस्ट कॉमनली जो हम लोग अपने फील्ड में यूज़ करते हैं डेट इज़ SPSS, ठीक है। और उसके बाद हम लोग रिजल्ट्स को इवेलुएट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। मैंने आपको वो चीज़ पहले भी एक्सप्लेन की है, ठीक है। सिमिलरली वैसे ही है रिसर्च मेथड्स। दो तरह की मेथडोलॉजीज़ या दो तरह की रिसर्च टाइप्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास है क्वालिटेटिव रिसर्च और एक हमारे पास होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है डेट बेस्ड ऑन द क्वालिटीज़, ठीक है, वो आपको उसके नेम से ही पता चल रहा होगा। जो हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है डेट इज़ अबाउट क्वांटिटी, ठीक है। अब क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या करते हैं, जो आपका डाटा कलेक्शन होता है वो इन द फॉर्म ऑफ इंटरव्यूज़ होता है। आप ओपिनियंस कलेक्ट करते हो, आपके पास डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आती है किसी पर्सन के रेलेवेंट, ठीक है। उसमें आपके पास क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू आता है लोगों का, ठीक है। बट जो आपकी होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च में ये होता है आपके पास न्यूमेरिकल डाटा आता है, आपके पास रिस्पॉन्सेज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक्स आते हैं, ठीक है। तो ये तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया। और क्वांटिटेटिव रिसर्च हमें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, बट क्वालिटेटिव आपको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और क्वांटिटेटिव में ये होता है कि आपके पास आपको एनालाइज करना आपके लिए इजी हो जाता है, ठीक है। एज द डाटा इज़ अवेलेबल टू यू इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी, आप अपने स्केल्स को अप्लाई करते हैं, आप जस्ट उनको, आपके पास न्यूमेरिकल रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं, यू जस्ट एंटर इनटू द SPSS एंड यू गेन द रिजल्ट्स, ठीक है। और जो आपकी होती है क्वालिटेटिव रिसर्च, वहाँ पे आपके पास क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन आती है, लाइक इफ़ यू वांट टू नो द फीडबैक ऑफ द पीपल ऑन द करंट प्रॉब्लम, लाइक कोरोना वायरस का इशू चल रहा है, ठीक है। तो आप उनसे एक क्वेश्चन करेंगे, सर्वे करेंगे, ठीक है, और आप उनका ओपिनियन लेंगे कि वो क्या आपको फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ अबाउट द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिसर्च। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, पर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो इसकी बाकी एलिमेंट्स हैं, बाकी जो कंटेंट रह गया उसको डिस्कस करें।